हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, हम लोग इसके पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। आंकिक प्रश्न जिसे कहते हैं उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये जो भी टॉपिक होगा वो गॉस के नियम पे आधारित होगा। हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का रिलेशन गॉस के नियम से है। तो गॉस का नियम क्या होगा, पहले इन छोटे छोटे टॉपिक को समझ लेंगे तभी गॉस का नियम हमें समझ में आएगा। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं इसको हम पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर पे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के पहले दो तीन छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं तो उसको पढ़ लिया जाए। बच्चों, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक चीज हमें पढ़ना है कि ये जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आप लोग समझ रहे होंगे, क्षेत्रफल भी एक भौतिक राशि होती है। और ये जो क्षेत्रफल होता है ये एक सदिश राशि होती है बच्चों, अदिश राशि नहीं होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश राशि होती है। मान लो बच्चों कि ये एक आपका रेक्टेंगुलर, ये आयताकार एक क्षेत्रफल है। ये मान लीजिए कि आयताकार क्षेत्रफल है। तो भाई बच्चों, इसकी दिशा किधर की तरफ होती है? अगर कोई पूछे कि इसकी दिशा, ये जो आपका आयताकार क्षेत्रफल है इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, तो बच्चों इसकी जो दिशा होती है ना, इसका जो ये जो भी एरिया है इसके अभिलंबवत रेखा की तरफ इसकी दिशा होती है। ये जो हमारा जो मार्कर है इसका अभिलंबवत है, तो इस क्षेत्र की जो दिशा होगी इसके अभिलंबवत इसके डायरेक्शन में होगी। तो अब आप समझिए कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा उसके क्षेत्रफल के, उसके एरिया के अभिलंबवत डायरेक्शन में होता है। अभिलंबवत के डायरेक्शन में, नॉर्मल इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है। तो चूंकि क्षेत्रफल इसमें आना है, ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसको आपको जानना जरूरी था। इसके साथ ही बच्चों अभी तक हम कोण पढ़े हैं। कोण आप जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का जो रिजोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा कोण कहते हैं। अब हमें घन कोण पढ़ना है बच्चों। घन कोण क्या होगा, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसी में घन कोण क्या होगा इसको पढ़ना है। बच्चों जैसे मान लीजिए कि एक कोई गोला ले लिया जाए, एक क्या ले लिया जाए, गोला ले लिया जाए। तो गोला के सेंटर पे, मतलब कि इसके केंद्र पर इसके किसी एक छोटे से एरिया के द्वारा जो भी कोण बनाया जाता है, एरिया द्वारा जो कोण बने उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्षेत्रफल द्वारा जो कोण बनता है किसी बिंदु पर उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। बच्चों अभी जो हमने कोण पढ़ा, एक लाइन पर दूसरे लाइन द्वारा बनाया गया कोण है, ये तो सामान्य सी बात है, ठीक है ना। और इस कोण का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। लेकिन यहां इस पूरे छोटे से क्षेत्रफल से इस पर जो कोण बनेगा कुछ ऐसे, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, घन कोण कहेंगे। इस वाले कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है घन कोण का, वो होता है बच्चों स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। और इसका मात्रक जो होता है बच्चों रेडियन होता है। बच्चों अगर किसी भी, मान लीजिए कोई हम वृत्त ले ले, तो वृत्त के इस तरह से यही कोण बनता है। वृत्त के जो केंद्र पर जो ये आपका कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री या 2 पाई, आप जानते हैं। उसी तरह से गोले के केंद्र पर कितने डिग्री का, ये घन कोण बनता है इस पूरे सरफेस के द्वारा। और ये कितने डिग्री का बनता है, ये 720 डिग्री या 4 पाई का बनता है। बच्चों इस गोले के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 4 पाई का बनता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसको पढ़ने से पहले तो आपने क्षेत्रफल समझा, घन कोण क्या होता है, मतलब किसी भी एरिया के द्वारा किसी एक बिंदु पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अगर इसको लिखना चाहे तो कहीं आप लिख सकते हैं अलग से कोने में। इस पूरे चैप्टर में तो थोड़ा सा इसका कुछ अंश आएगा इसमें जब हम गॉस का नियम पढ़ेंगे तब, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है।
तो देखिए जैसा कि इसका डेफिनेशन है, किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये चीज क्या होता है बच्चों कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो बच्चों कि ये वैद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं। कोई एक ये वैद्युत क्षेत्र है और इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? ई है। अब कहा जाए कि एक इसमें से कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ कर लिया जाए। मान लीजिए ये काल्पनिक पृष्ठ हमने क्या किया? ड्रॉ किया। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली उन सारी रेखाओं की माप को फ्लक्स कहते हैं जो इसके अभिलंबवत दिशा में जा रही हो। अगर अभिलंबवत नहीं भी जा रही हो तो उसको हम अभिलंबवत क्या कर लेंगे? बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो पहले इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कितनी बल रेखाएं इसके अभिलंबवत क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं, उसके संख्या के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों ना इस डेफिनेशन का कि किसी क्षेत्रफल से कितना वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो बच्चों कि एक यहां पे हमने पृष्ठ लिया और इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी, मतलब कि बहुत सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, मतलब इसके अंदर से बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रहा है? पास कर रहा है, बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र पास हो रहा है। और एक इतना ही बड़ा यहां पे हम क्षेत्रफल ले लें और इससे वैद्युत बल रेखाएं की संख्या इससे बहुत कम जा रही है, मतलब इसके तुलना में ये बहुत कम हो गया, तो इसका वैद्युत फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए इसके कम ही एरिया में बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। इसका एरिया कम है, इसका एरिया उतना ही है, लेकिन इसमें वैद्युत बल रेखाओं का मान क्या हो जाए? कम हो गया है, इसलिए इसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, अगर ये एरिया ही बढ़ा दिया जाए, एरिया बढ़ा दिया जाए और मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखाएं भले ही कम हो लेकिन एरिया बढ़ा दिया जाए, तो इस केस में भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाता है। इस केस में भी क्या हो जाता है? वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाता है। ऐसा मेजरमेंट में समझा गया है। तो ऑन द होल हमें क्या कहना पड़ेगा कि या तो हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बढ़ा दे रहे हैं तब भी हमारा वैद्युत फ्लक्स बढ़ जा रहा है, या हम क्षेत्रफल को बढ़ा दे रहे हैं तब भी हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो जो वैद्युत फ्लक्स हमारा होगा फाई, ये दो चीजों पे, मतलब इस तरह का जो टू डायमेंशनल एरिया है, ठीक है ना, अगर ये जो फाई है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला बच्चों किस पे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, और दूसरा एरिया पे। मतलब कि अगर इन दोनों को बढ़ाने से वैद्युत फ्लक्स बढ़ जा रहा है और इन दोनों के मान में किसी को कम करने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जा रहा है बच्चों? कम हो जा रहा है। मतलब इन दोनों से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो कैसे पाया गया, कैसे इसका मेजरमेंट किया गया, अब इसको मैं समझाता हूं। चलो बच्चों, यहां पे ये तो आप समझ गया है कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं कि इसका फॉर्मूला, इन दोनों में रिलेशन कैसे आएगा उसको हम देख लेते हैं। मान लो बच्चों कि कोई ये हमारा एक पृष्ठ है, इससे बहुत सारी रेखाएं इधर की तरफ क्या हो रही हैं? पास कर रही है, अभिलंबवत नहीं है, उसके अभिलंबवत नहीं पास कर रही है, कुछ एंगल बना रहे हैं उसके अभिलंबों से, ठीक है ना, बहुत सारी रेखाएं पास हो रही हैं। बच्चों अब यहां पे इसका हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, यहां पे इसका हम क्या कर ले रहे हैं? छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ये ठीक है। बच्चों देखो, इसका अगर यहां से देखें तो इसके एरिया का डायरेक्शन, अभी बताया कि एरिया का जो दिशा होता है वो किधर की तरफ होता है। अगर कोई ये एरिया है तो इससे अभिलंबवत इसका दिशा होगा। तो ये जो इसका हमने एरिया लिया, इसका मान लीजिए कि ये छोटा सा जो हमने डीए एरिया लिया, ये कौन सा एरिया लिया है? डीए एरिया लिया है। जब छोटा सा कोई चीज लिया जाता है तो उसके आगे डी लगा दिया जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना? बांट देना, मतलब कि अवकलन कर देना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना? तोड़ देना। तो ये छोटा सा एरिया लिया है। ये ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस जो इसके अंदर से गुजर रही है वो तो इधर की तरफ है, लेकिन इसकी जो दिशा होगी इस एरिया की डीए, वो इधर की तरफ होगी। बच्चों देखो, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है,
ये क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। इस DA और इस E के बीच में, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में ये क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। बच्चों अगर हमें इस वैद्युत बल रेखा को इसके डायरेक्शन में करना है, इसके डायरेक्शन में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कितना कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा हम जानते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी एक सदिश का हम कंपोनेंटाइज करते हैं तो जितना एंगल बनाता है, मतलब किसी एक लाइन से, उतना cos थीटा से हम क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस E का एरिया के डायरेक्शन में, इस E का इसके डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट लेना है, ये तो एरिया DA है, DA के डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट लेना है तो इधर E है और इधर थीटा एंगल बना है, तो इस E का इसके अभिलंब के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, E cos थीटा हो जाएगा। तो बच्चों केवल इस छोटे से एरिया से जो पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना, वो कितना हो जाएगा, इस छोटे से एरिया से पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स d फाई हो जाएगा, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, E cos थीटा, कितना वैद्युत क्षेत्र इस रेखा से पास हो रहा है छोटे से एरिया से, E cos थीटा, और इनटू में एरिया इसका कितना है, DA। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब बच्चों ये तो छोटे से एरिया से है, इस संपूर्ण एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में DA टुकड़ों में इसको तोड़ा गया है, इन सबको हम जोड़ देंगे। और जोड़ने का काम क्या करता है, समाकलन करता है। जोड़ने का काम क्या करता है बच्चों, समाकलन करता है। तो अगर दोनों पक्षों का समाकलन किया जाए तो ये तो टोटल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो फाई हो जाएगा, और बराबर में इसको लिख देंगे EDA cos थीटा। अगर बच्चों आपने ये देखा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए कि एक वेक्टर A है, एक सदिश A है, दूसरा सदिश B है, तो इसका जो आपका अदिश गुणन होता है वो किसके बराबर होता है, AB cos थीटा के। तो अगर कोई दो सदिश हैं AB cos थीटा, अगर ऐसे लिखे गए हैं, किसी दो सदिश को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA भी तो लिख सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसका जो ये सरफेस इंटीग्रेशन है या क्षेत्रफल समाकल जो होता है, क्षेत्रफल समाकलन जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपका आया यहां पे, फाई E इक्वल्स टू फाई E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे ई लगा सकते हैं। एक हमें चुंबकीय क्षेत्र में भी ये आपको मिलेगा, चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा, तो वहां पे फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई ई लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट DA हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट DA। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ लिया बच्चों, इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, जब ये कोई एक भौतिक राशि है तो इसका मात्रक भी होगा। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, देखिए ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया है मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी अगर बीमा लिखी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बीमा याद रखिएगा, सबका बीमा पूछ रहा है, बहुविकल्पी में बीमा पूछ रहा है। तो बच्चों ये न्यूटन है, ये बल का मात्रक है, तो बल का जो बीमा होता है mL/10⁻² होता है, और जो एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। और बटे में बच्चों ये कूलम है मतलब आवेश है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी, A इंटू टी। ये I एम्पियर होता है, I का जो मात्रक होता है एम्पियर, और उसी से इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं टाइम को T से। तो बच्चों इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका बच्चों बीमा, mL³ T⁻, एक पावर ये जाएगा तो ये -3 और A⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये बीमा हो जाता है वैद्युत फ्लक्स का, ये क्या हो जाता है बच्चों, बीमा हो जाता है। और ये कैसी राशि होती है वैद्युत फ्लक्स, यह यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, यह एक
अदिश राशि होती है क्योंकि बच्चों इन देखिए दो वेक्टर तो है, लेकिन इनका जो गुणन है वो कैसा गुणन है? अदिश गुणन है। और अदिश गुणन से जो राशि मिलेगी वो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे मिला? किधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को लेना पड़ेगा? जो भी क्षेत्रफल है उसके अभिलंबवत दिशा में लेना पड़ेगा। अगर अभिलंबवत नहीं है, कुछ कोण बना रही है, तो उसको उसके अभिलंब के डायरेक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब उसके अभिलंब के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेंगे, उसको वियोजित कर देंगे किधर की तरफ? अभिलंब के दिशा में। तो अभिलंब के दिशा में अगर थीटा एंगल बन रहा है, अभिलंब के दिशा में लेकर आएंगे तो उस जितना भी उसका मान है उसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो केवल इस छोटे से एरिया से जो वैद्युत फ्लक्स पास कर रहा है उसको लिखते हैं डी फाई इक्वल्स टू ई cos थीटा इंटू डी ए। अगर पूरे कंप्लीट एरिया से आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन में समाकलन करना पड़ेगा ई डी ए cos थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे? अगर आप ये सब लिख लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा इसका डेफिनेशन और लिख दिया जाए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए, तब इसका हम डेफिनेशन लिख दें अब यहां पे। अब यहां पे लिख सकते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले लिखेंगे वाले वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन, क्षेत्रफल इसको लिखेंगे क्षेत्रफल समाकलन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया। इसके आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर, इसके सूत्र के आधार पर ये भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहीं भी अगर आपको वैद्युत फ्लक्स लिखना है, सामान्य सी भाषा में बच्चों, कि कहीं भी आपको वैद्युत फ्लक्स लिखना है तो मान लीजिए कि अगर कोई एरिया यहां पे ये ए है, इस तरह से कोई एरिया बना हुआ है, इसका जो डायरेक्शन है इधर की तरफ ए है और वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ जा रही है ई है, तो आप वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे? इसको या तो ई डॉट ए लिख देंगे और डॉट हटाएंगे तो ई ए cos थीटा हो जाएगा। ई ए cos थीटा हो जाएगा। एरिया इधर की तरफ है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो अब इस ई को ए के डायरेक्शन में लाने के लिए यहां पे इसके कंपोनेंट cos थीटा से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई ए cos थीटा। मतलब दोनों का गुणा करके और दोनों के बीच का जो एंगल है उसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाता है। तो ये रहा बच्चों वैद्युत फ्लक्स। अब इस वैद्युत फ्लक्स पे आधारित जो गाउस का नियम है अब उसको पढ़ेंगे बच्चों। गाउस का नियम हर साल पूछा जाता है, हर साल, किसी साल छोड़ा ही नहीं जाता है, तो उसको ठीक से पढ़िए। चलिए अगला टॉपिक हम उसको पढ़ते हैं, इसको हम मिटा लें। हाँ तो बच्चों हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। बच्चों इससे बहुत ही किताबों में गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम भी हम लिखा गया है। तो आप कोई गॉस कहता है या कोई गाउस कहता है, उस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए। इंग्लिश में इसको गॉसेस लॉ कहते हैं। तो ये गॉसेस लॉ क्या कहता है बच्चों? अभी हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ, मतलब एक ऐसा पृष्ठ हो जो क्या हो? बंद हो। किसी भी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ मतलब क्या हो? कोई भी, मतलब कि कहीं से उसमें कोई भी छिद्र ना हो, मतलब ऐसा कोई छिद्र ना हो, कहीं भी छोटा सा भी छिद्र ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? बंद पृष्ठ कहेंगे। या तो आपका गोला हो गया या तो आपका घन घनाभ कुछ भी हो जाएगा, वो चारों तरफ से क्या है? बंद होना चाहिए। इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? उस पृष्ठ के अंदर या उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। मान लीजिए कि इसके अंदर कुल आवेश Q है, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो क्या है बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
उसके अंदर कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो इसके बाद लीजिए कि ये क्यू आवेश है, इससे वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही हैं, इस तरह ये आपकी वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही हैं। तो अब इससे कितना वैद्युत फ्लक्स, अभी आपने वैद्युत फ्लक्स को पढ़ा तो फाई ई इक्वल टू क्या पढ़ा, ई इंटू ए कॉस थीटा पढ़ा कि नहीं। इसका टोटल एरिया मान लीजिए कि टोटल एरिया कितना है, ए है, और मान लीजिए कि यहां पे ई इंटू ए कॉस थीटा पढ़ा, या छोटे से एरिया से आप निकाले तो ई डी एस, इस तरह से आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या ईडीए कॉस थीटा डॉट नहीं लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईडीए कॉस थीटा पढ़ा। तो बच्चों अगर मान लीजिए कोई भी पृष्ठ दे दे तो उसके लिए इतना सब कैलकुलेशन करके हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इसको आसान करने के लिए गॉस ने एक नियम बनाया और बताया कि एक ऐसा पृष्ठ है हो जो क्या हो, बंद हो, कहीं से ओपन ना हो, कहीं से छिद्र उसमें ना हो। तो उसके अंदर वो कैसा भी उसका शेप हो सकता है, बंद होना चाहिए। वो स्फेरिकल हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, घना क्यूबाइड किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब बंद होना चाहिए। तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कह दिया कि उससे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है ना, इसके अंदर कुल आवेश के, इसके अंदर कुल आवेश के क्यू के कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इसको दोनों को गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इन दोनों को गुणा किया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो Q बटे में ε0 होता है। तो यही आपका क्या होता है, गाउस का नियम होता है। इसको थोड़ा और ठीक से हम समझते हैं कि क्या कहना चाहा इन्होंने। ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, इतना स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि ये कोई हमारा बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश है, Q1 है, Q2 है, ऐसे ही -Q3 है। तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा बच्चों, तो फाई ई, मतलब ये वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत के लिए ई लगाया जा रहा है, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2, माइनस में ये है तो माइनस लगा लीजिए, माइनस में Q3, ये कुल आवेश हो जाएगा, और बटे में ε0 हो जाएगा। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, या 1/ε0 गुना होता है। तो ये स्टेटमेंट था बच्चों। अब इस स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे, इसके साथ ही इसको उन्होंने क्या किया, प्रूफ किया। तो अभी आपने देखा कि इस पृष्ठ जो पहला फार्मूला पढ़ा आपने, फाई ई इक्वल्स टू इसका समाकलन किसका, ई बी ए कॉस थीटा, जो इतनी समाकलन करने के बाद निकाला जाता है। अब इसका समाकलन कीजिए 1-2 पेज का, उसके बाद से इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो ये सब समाकलन करने के बाद आपको बहुत आसान तरीका बताया कि इसके अगर कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर जितना भी आवेश रखा गया हो तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस आवेश के बटे में ε0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा। और इसको सिद्ध भी किया, कैसे सिद्ध किया, अब इसके उपपत्ति को हम देख लेते हैं इसके बाद। ये तो इसका स्टेटमेंट था बच्चों। ये स्टेटमेंट है इसका, हम यहां पे थोड़ा सा इसको लिख दे रहे हैं इसके फॉर्मूले को कि ये फाई इक्वल्स टू Q/ε0 होता है। ये गॉस का आपका क्या है, नियम है। कब, मान लीजिए कि इसके अंदर Q आवेश हो तो इससे पास होने वाला टोटल जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई इक्वल्स टू Q/ε0 होता है। ये तो इसका स्टेटमेंट है। अब इसकी उपपत्ति बच्चों क्या हो जाएगी, मतलब इसका सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूवमेंट कैसे लिखेंगे, उपपत्ति। चलिए अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे। मान लो बच्चों कि एक कोई हम ये बंद पृष्ठ ले लिया, एक हमने बंद पृष्ठ ले लिए और इसके अंदर Q आवेश है। कितना आवेश है, Q आवेश है बच्चों। ये पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, इसके अभिलंबवत बाहर की तरफ ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। तो ये आपका Q आवेश है, तो उससे वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, कैसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया हमने यहां पे ले लिया, यहां पे एक छोटा सा डीए एरिया ले लिया, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, डीए का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और यहां से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी वो भी इधर की तरफ ही जाएगी, इसके अभिलंबवत इधर की तरफ इस तल के। तो ये ई हो गया, ये ई निकली, और इसका क्षेत्रफल की जो दिशा है वो छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो डीए इधर की तरफ हो गया। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो कि इसके पहले अभी आपने निकाला था, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता था, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस थीटा होता है।
होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही अभी हमने टोटल, अभी तो ये हमें प्रूफ करना है, तो अभी तो इसी फार्मूले से यूज करेंगे। इस फार्मूले से अगर ये चीज ला दें तो वही तो उत्पत्ति हो जाएगी, यही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, ये छोटा सा एरिया डीए है, इससे इसी के डायरेक्शन में ये वैद्युत फील्ड, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, मतलब कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा पास हो रही है। तो अब इसके लिए हम अगर लिखें तो इससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा छोटे से एरिया से, वो कितना हो जाएगा बच्चों कि डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, डी फाई होगा। कितना होगा, छोटे से एरिया से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है, ये यहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, एरिया कितना है, डीए है, और दोनों के बीच, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यहां बच्चों कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल्स टू यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, ई डी ए। अब बच्चों देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 हो गया। मतलब इस छोटे से एरिया से जो पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स हुआ बच्चों, वो कितना हो गया, ई डी ए हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस टोटल एरिया से, मतलब कि अगर मान लीजिए कि इसका एक ऐसा गोला बना हुआ है जिसका रेडियस कितना है, आर है, तो इसके टोटल एरिया से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, इसे हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए बच्चों इसको हम निकालते हैं। तो डी फाई टोटल एरिया से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां पे ध्यान समझिएगा, संपूर्ण से अगर मान लीजिए कि कुल निकालना है, संपूर्ण गोले से निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई हो जाएगा। और इसका जब समाकलन किया जाएगा, ई डीए का, तो इसको बच्चों कैसे लिख लेंगे, ई को बाहर निकाल लेंगे, डीए एरिया है, इसी का तो समाकलन होगा, ई इंटू डीए हो जाएगा, इस डीए का समाकलन। अब बच्चों देखिए यहां पे ई डीए, ई क्या होगा, सबसे पहले आपको यह भी बताया गया है। इसके पहले बच्चों ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई क्यू आवेश है यहां पर, और क्यू आवेश यहां पे है, और यहां से आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु पी है, तो यहां पे इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बच्चों, तो आपने यहां पे लिखा था, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये निकाला गया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो बच्चों वही चीज, इस ई के स्थान पर वही चीज हम लिखने वाले हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे 1/4 पाई। देखिए ये क्यू आवेश है, ये कोई बिंदु मान लीजिए कि पी है, मतलब इसके सरफेस पे कोई एक बिंदु लिया गया है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है क्यू, और यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है बच्चों, आर स्क्वायर है। तो हमने इसको लिख दिया, ये ई का मान हो गया, ये तो हमने लिख दिया। इसको बस समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, देखो ये ई तो हो गया, यहां पर ई तो हो गया, ई का मान इतना हो गया। अब बच्चों डीए क्या होगा, डीए को समझते हैं बच्चों। इस छोटे सा, यहां डीए छोटे सा एरिया है, अब इस पे ऐसे छोटे छोटे एरिया लेते रहेंगे, तो इसका ये मतलब छोटा छोटा क्षेत्रफल लेते रहेंगे, तो ऐसे ही हमें छोटा छोटा वैद्युत फ्लक्स मिलता रहेगा, ईडीए। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इससे कितना पास होगा बच्चों, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को जोड़ना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों इसके आपको पता है कि कोई अगर संपूर्ण एरिया है, तो संपूर्ण एरिया कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई गोले का रेडियस आर है, तो अब छोटे छोटे करके इसका संपूर्ण एरिया लिया जाएगा। तो इस गोले का, मान लीजिए गोले का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए जिसका त्रिज्या आर हो, तो क्या हो जाता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा छोटे छोटे एरिया का, तो इसका इंटीग्रेशन या इसका समाकलन हिंदी में कहते हैं, समाकलन किया जाएगा, तो पूरे गोले का जो एरिया होता है उसको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पे हमने लिख दिया
पूरे गोले का जो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखिए यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए बच्चों कि ये टोटल आपका जो वैद्युत फ्लक्स बना वो कितना बन गया। अब यहां से क्या बचा, ऊपर टोटल जो चार्ज क्यू है और बटे में कितना इसका आया, एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस के नियम का क्या, उपपत्ति। आपने गॉस के नियम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए फाई ई इक्वल्स टू, आपने जो इसने कथन दिया था फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो गया, प्रूवमेंट हो गया। तो बच्चों इतना ही गॉस के नियम का प्रूवमेंट था और इसको बहुत बार पूछा गया है कि गॉस का नियम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। गॉस के नियम को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। बहुत बार पूछा गया बच्चों। तो देखिए कितना आसान है, ये गॉस के नियम का क्या हो गया आपका, देखिए 4 से 6 लाइन में हो गया है। तो इसको हर एक साल पूछा गया है, तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट इस पे पॉइंट बताएंगे बच्चों कि गॉस के नियम का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम का कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इस पे कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं जिस पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे बच्चों। तो पहला जो इस पे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि बच्चों मान लीजिए कि अगर कोई यह क्यू आवेश है तो इससे पास होने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। अभी आपको बताया गया गॉस का नियम क्या बताता है कि क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कहा जाए कि मान लीजिए कि छोटा सा एक कोई गोला है, इससे जो वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है किसी बंद पृष्ठ से, वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो कहा जाए कि इसके त्रिज्या को दोगुना कर दे तो इसका एरिया तो बढ़ गया। अभी इसके पहले आपने पढ़ा सिंपल सा जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये फार्मूला कब है, जब वो जो सरफेस हो, वो जो पृष्ठ हो वो बंद पृष्ठ ना हो, तब के लिए ये फार्मूला है। अगर बंद पृष्ठ हो जाए तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, गॉस के नियम का। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर बंद पृष्ठ है तो वहां पे गॉस का नियम लग जाएगा, बंद पृष्ठ नहीं है तो ये नियम लगेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एरिया बढ़ गया तो कुछ लोग इस फॉर्मूले पर सोच लेते हैं, सोचते हैं कि एरिया बढ़ गया तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा, दोगुना कर दिया तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर क्यू आवेश है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसकी एरिया दोगुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए, कितना भी एरिया बढ़ा दीजिए, इसके वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर ये बंद पृष्ठ है तो एरिया को कितना भी बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल को कितना भी बढ़ा दीजिए, कितना भी बढ़ाइए, आप गोला खींच दीजिए, उसके इस वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है यहां पर कि हम जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि ये एरिया आर था, ये एरिया कितना, ये इसका रेडियस कितना हो गया, 2r हो गया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इससे जो पास कर रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो दूसरे वाले से भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको समझ लिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहां से मैं लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों मान लीजिए कि आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है केवल किसी गोले के अंदर ये क्यू रखा जाए तभी इससे जो फाई होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से। तो बच्चों कोई भी कैसा भी बंद पृष्ठ हो, ऐसा भी बंद पृष्ठ हो, मतलब इरेगुलर सरफेस भी हो, क्यू भी इसके अंदर अगर क्यू रख दिया जाए तो इस इरेगुलर सरफेस से भी जो पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी आप लिख सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला इसको समझ गए होंगे आप, गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? मान लो बच्चों कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कोई कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, और इसके अंदर कोई हम एक क्या रख दे? बंद पृष्ठ रख दे, या तो गोला रख दे या तो कोई घन या घनाभ रख दे, इसके अंदर कुछ भी रख दे, मतलब बंद पृष्ठ कुछ भी रख दे। तो अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इससे जो पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो। क्यों बच्चों? जितना भी फ्लक्स यहां से इन होगा उतना ही फ्लक्स यहां से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। इस पे मैं सवाल कराऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि ये एक समान, अगर एक समान आपका जो ये क्या हो? वैद्युत क्षेत्र हो, और उसके अंदर कोई भी अगर हम गॉसियन सरफेस रख दें, कोई भी हम गॉस मतलब कि बंद पृष्ठ रख दें, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसको कैसे होता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप यहां पे यही समझिए कि जितना यहां से फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही आउट हो जा रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, 0 होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए ये हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। लिखूंगा तो टाइम लगेगा, आप इसको लिख लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र से में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये कह दिया जाए कि ये कोई हमारा बंद पृष्ठ है और इसके बाहर कोई आवेश रखा गया, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके बाहर आवेश रखा गया, तो कई लोग सोचते हैं कि इससे भी तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। तो बच्चों अगर कोई भी आवेश इससे बाहर है, कोई भी आवेश अगर बंद पृष्ठ से बाहर है, तो इस केस में भी इससे जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कब इससे वैद्युत फ्लक्स मिलेगा? जब ये आवेश इसके अंदर होगा। इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इससे बाहर है तो उससे जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चौथा पॉइंट हो गया बच्चों। अगर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या है? ये आप जरूर इसको देख लीजिएगा। इन पॉइंट्स के बिना क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब चलिए मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव रख दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे -q आवेश रख दिया और यहाँ पे कुछ दूरी पर एक +q आवेश रख दिया। अब बच्चों इससे कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा? तो सिंपल सा फार्मूला रख देंगे, Q इक्वल्स टू वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो -q प्लस में +q और बटे में एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कट जाएगा, ऊपर 0, तो फाई इक्वल्स यहां पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए बच्चों कि अगर कोई बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसके वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। ठीक है ना? दूसरा कि कैसा भी सरफेस हो, वो क्यूबाइडिकल है, घनाभ है, घन है, इरेगुलर सरफेस है, बंद होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, तो उससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तीसरा बच्चों कि मान लीजिए कि अब तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि अगर कोई भी मतलब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी आपका मान लीजिए कि बंद पृष्ठ है और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान में, तो इस केस में जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितना इन होता है उतना ही आउट होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी आवेश इस पृष्ठ से बाहर हो तो इससे पास होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इससे परिबद्ध ये आवेश नहीं है, इसके बाहर है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसके अंदर इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जो अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट पता है बच्चों कि इसके अंदर अगर कुल आवेश का योग 0 हो जाए, मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है, पूछा जाएगा कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर या किसी बस बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई हम वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा? तो बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि सबका सारे आवेशों का जो योग है वो 0 हो जा रहा है, इसलिए इससे पास होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। तो बच्चों ये रहा गॉस का नियम, ठीक है। और गॉस के नियम पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी बताया गया,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम मिलते हैं इसके गॉस के नियम का अनुप्रयोग और उसके बाद इस पे जितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए उन सारे न्यूमेरिकल के साथ। तो बच्चों अभी के लिए बाय बाय, टाटा।